हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसटी सुपर 20। एएलपी सीबीटी टू रेलवे की जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट ए है, उसमें आज टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो उसमें 4 पार्ट हो चुके हैं। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज ये टेस्ट नंबर 5 है। जो पहले वीडियो अपलोड हुआ इसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी ज़्यादा लाइक और शेयरिंग मिले। तो इससे जो है मोटिवेशन मिलता है। और हमने आज 10 की बजाय 20 क्वेश्चन लिया है इसमें। तो 20 क्वेश्चन का सेट आई है, तो तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मील किसके बराबर होता है? 1 माइल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो 1 मील आपको पता होगा कि 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। लेकिन आपको ये भी जानना है कि ये भी होता है और ये भी तीनों होता है। 1760 गज भी होता है, 5280 फीट भी होता है, और 1.609 किलोमीटर भी होता है। अगर यहाँ पे फरलॉन भी दिया होता है तो 8 फरलॉन के बराबर भी होता है। ठीक है। तो एक मील आपका जो होता है वो 1.609 किलोमीटर भी होता है, 1760 गज भी होता है, 5280 फीट भी होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि एक गैलन में कितना लीटर होता है। ठीक है। कमेंट में बताइए एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। अगर यूनिट एंड मेजरमेंट का आपने टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप देख सकते हैं, एक गैलन में कितना क्या होता है, कैसे होता है। तो कमेंट करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू आई एस कोड द कलर ऑफ अर्थिंग वायर इज? आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? तो अर्थिंग का रंग अगर हम यहाँ पे देखें तो अर्थिंग जो होती है आपकी वो पीली और हरी होती है, येलो या ग्रीन होता है। लाइव वायर जो होता है वो आपका रेड और ब्राउन होता है। न्यूट्रल वायर ब्लू या ब्लैक होता है। तो ये आपका कलर होता है। तो अर्थिंग का कलर आपका जो होगा वो हरा होगा। ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया कि अर्थिंग जो होती है येलो ग्रीन होती है, लाइव जो होता है रेड और ब्राउन होता है, न्यूट्रल ब्लू ब्लैक होता है। ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अगर आपको फ्यूज़ कनेक्ट करना है। ठीक है। फ्यूज़ कनेक्ट करने के लिए आप एसी में जो है किस वायर में कनेक्ट करेंगे? लाइव में कि न्यूट्रल में? ठीक है। लाल वाले तार में कनेक्ट करेंगे या फिर काले वाले तार में? इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थर्ड पे। टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऐड? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि आपका करंट मेजर करता है और करंट को डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर सॉरी करंट का डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर आपको करंट मेज़र करना है इससे, तो उसके लिए आपको कुछ चेंजेस करना पड़ता है। इसको एज अ एमीटर यूज़ करने के लिए उसमें रेजिस्टेंस लगाना होता है। वोल्ट मीटर चेंज करने के लिए आपको रेजिस्टेंस लगाना होता है। तो किस तरह से लगाना होता है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कनेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना होगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाना होगा। ये दो चीज़ें आप याद रखना। ठीक है। गैल्वेनोमीटर को कैसे हम एमीटर में, कैसे हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन इन टाइटल ब्लॉक? टाइटल ब्लॉक में क्या नहीं लिखा जाता? सीट संख्या, स्केल, डेट या फिर सीट की साइज़? तो आपका जो टाइटल ब्लॉक होता है इस तरह से, ये आपकी ड्राइंग शीट है, यहाँ पे टाइटल ब्लॉक होता है। ठीक है। टाइटल ब्लॉक हम इसमें नीचे बनाते हैं दाहिने तरफ कोने में। ये जो लंबाई होती है आपकी 185 होती है और ये जो होता है 65 होता है। ठीक, 65 और 185 होता है। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नाम, अपना नाम, किसके द्वारा चेक किया गया, स्केल, डेट, ये सब लिखते हैं। लेकिन ये जो होता है साइज़ ऑफ सीट, ये नहीं लिखते। सीट का आकार क्या है, A1, A2, A3, A4, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती। क्या क्या लिखा जाता है? इंस्टीट्यूट का नाम, अपना नाम, किसके द्वारा चेक कराया गया, डेट, ड्राइंग किसके बारे में बनाई है वो चीज़ लिखोगे, सीट नंबर कौन सा है वो लिखोगे। ठीक है। तो इतना लिखने के बाद ये आपका टाइटल ब्लॉक तैयार हो जाता है। इसकी साइज़ कितनी है? 185 और 65। जब इसको हम फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, जैसे काफ़ी बड़ा होता है, A1 साइज़ आपका काफ़ी बड़ा होता है, A0 साइज़ आपका 841 × 1189 होता है। तो इसको मोड़ते हैं, 9 फोल्ड मोड़ते हैं। तो मोड़ने पे क्या होता है, ये आपका सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। जब फोल्डिंग करते हैं तो टाइटल ब्लॉक टॉप पे आपको दिखना चाहिए, मोड़ने के बाद यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूमेरिकल है, ए कंज्यूमर डेली यूजेस 5 इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वाट फॉर 4 आवर
वन टेलीविजन ऑफ 120 वाट एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 500 वाट फॉर 2 आवर, कॉस्ट पर डे विल बी। एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, 2 घंटों के लिए 125 वाट का एक टेलीविज़न और 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिदिन के कुल लोड का ऊर्जा व्यय होगा। क्वेश्चन बड़ा है तो मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। देखिए सिंपल में अगर बोले तो 5 लैंप है 100 वाट के, 4 घंटे के लिए चलाता है एक दिन में। एक टीवी चलाता है 125 वाट का 2 घंटे के लिए। एक आयरन है विद्युत इस्त्री है, उसको चलाता है 500 वाट का 2 घंटे के लिए। मतलब इसके पास 3 डिवाइस है, एक को 4 घंटा, एक को 2 घंटा, एक को 2 घंटा चलाता है। तो पूरे दिन भर में उसको बिजली का बिल कितना देना होगा, तो कितनी यूनिट होगी और कितना पैसे का पर यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो यूनिट कैसे निकलता है, किलो वाट आवर को हम यूनिट बोलते हैं। कितना वाट और कितने घंटे के लिए चलाया गया। तो यहाँ पे 5 बल्ब थे तो किलो वाट में यूनिट आती है, तो यहाँ पे 100 वाट दिया है तो इसको आप चेंज करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये किलो वाट हो गया। कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो ये इसका आ गया लैंप के लिए। इसी तरह से एक आपका टीवी है, ये किलो वाट 125 किलो वाट हो गया 2 घंटे के लिए, ये टीवी का हो गया। इसी तरह से विद्युत इस्त्री का देखेंगे तो एक विद्युत इस्त्री है 500 वाट का 2 घंटे के लिए। इन तीनों को आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी आ गई 0.25, इसकी 1 3.25 यूनिट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू जो आएगी पैसे से गुणा कर दिया, क्योंकि 40 पैसा प्रति यूनिट था, तो आंसर आ गया 1.3। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका बी 1.3 होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं, आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, कि एक 1500 वाट का हीटर है, 4 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो कितने यूनिट बिजली खपत होगी। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर कमेंट में बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट वाट टेम्परेचर विल द रीडिंग ऑफ अ फ़ारेनहाइट थर्मामीटर बी डबल ऑफ ए सेंटीग्रेड 1। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का पाठन सेंटीग्रेड थर्मामीटर के पाठन का दुगना होता है। तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में एक रिलेशन होता है, F = 9/5 C + 32। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि फ़ारेनहाइट का पाठन सेंटीग्रेड थर्मामीटर के पाठन का दुगना है, तो F = 2C हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो C निकल के आ जाएगा 160, तो F की वैल्यू निकाल लेंगे 320। ठीक है, तो ये फार्मूला इसमें यूज़ करना है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। इसका सही जो आंसर होगा आपका 320 होगा। सही आंसर कौन सा होगा, 320। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन इज कनेक्टेड थ्रो डैश ऑन द कंप्यूटर। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, USB, मॉडेम, इथरनेट, PSP2। तो USB आप जानते होंगे, कंप्यूटर में जो आपके कंप्यूटर में साइड में लगा होता है, आप पेन ड्राइव वगैरह जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेलीफोन लाइन के लिए तो होता नहीं है। इथरनेट होता है, इथरनेट होता है आपका जैसे लैन, वैन, मैन आपने पढ़ा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक बिल्डिंग में या एक रूम में एक फ्लोर पे अगर आप यूज़ करते हैं नेट को, तो वहाँ पे जो नेटवर्किंग का मेथड होता है वो इथरनेट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। तो इथरनेट आपका किससे संबंधित है, लैन से। PS2 अलग होता है। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा आपका वो मॉडेम होगा। ठीक है, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो मॉडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। समझ में आ गया बात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द रेजिस्टेंस कलर कोड द फोर्थ बैंड सिग्निफाइज। जो रेजिस्टेंस होता है आपका उसमें कुछ कलर कोड होता है, तो उसमें कह रहा है कि जो फोर्थ बैंड होता है वो क्या सिग्निफाई करता है। इसका सही आंसर जो होगा आपका ए होगा, टॉलरेंस लेवल। देखिए यहाँ पे पहला दूसरा जो होता है वो डिजिट होता है, तीसरा मल्टीप्लायर होता है और चौथा पांचवा आपका टॉलरेंस लेवल शो करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टॉलरेंस लेवल, सहनता स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से निम्न में से कौन सा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को शो करता है। तो एनपीएन का सिंबल कौन सा है इसमें, तो ये पहला जो आपको दिखाया गया इस तरह से, ये तो डायोड होता है। ठीक है,
यहाँ पे अगर आपका इस तरह से लगा हुआ है तो जेनर डायोड होता है, और यहाँ पे अगर आपका इस तरह से लगा हुआ है तो इसको टनल डायोड, इसको टनल डायोड बोलते हैं, इसको जेनर डायोड बोलते हैं। ये आपका NPN PNP है, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा ये होगा आपका बी, NPN बोलते हैं इसको, PNP बोलते हैं। तो डायोड आपके दो तरह होते हैं, NPN PNP। यहाँ पे अगर आपका इस तरह से बना होता ये, तो इसको बोलते हैं LED, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये सिंबल होते हैं LED के और डायोड के। तो NPN का सिंबल आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When the generating circle rolls on the concave side of a larger circle, the path of the point is a। जब एक बड़े वृत्त के अवतल पक्ष पर उत्पादक वृत्त घूमता है तो बिंदु का पथ होता है। कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि एक वृत्त है, इसके ऊपर दूसरा ये वृत्त जब घूमता है तो एक रास्ता बनाता है, पाथ बनाता है। तो वो कैसा होगा? साइक्लोइड, एपीसाइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड, इन्वॉल्यूट। तो इन्वॉल्यूट तो होता है, आपने देखा होगा कि टीथ लगे होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वालों ने देखा होगा टीथ, तो ये टीथ में जो रोटेट करता है तो जो पाथ बनता है उसको इन्वॉल्यूट बोलते हैं। साइक्लोइड, एपीसाइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है? साइक्लोइड जब कोई गोला जो है स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है तो साइक्लोइड होता है। हाइपोसाइक्लोइड में इसके ऊपर करता है तो हाइपो होता है, इसके अंदर करता है तो एपी होता है। यहाँ से आप समझ लीजिए डायग्राम से, देखिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई सर्किल अगर ये वृत्ताकार गोला मूव कर रहा है तो लाल कलर की जो लाइन बन रही है इसी को बोलते हैं साइक्लॉइड। इस पाथ को बोलते हैं साइक्लॉइड, जो आपको दिख रहा है लाल कलर का, इसी को साइक्लॉइड बोलते हैं। ये साइक्लॉइड है आपका, ठीक है। अब देखते हैं हाइपोसाइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड क्या होता है। अगर ये गोले के ऊपर चल रहा है इस तरह से, इसको होता है हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपो मतलब ऊपर होता है, तो हाइपोसाइक्लॉइड बोलते हैं। ये कॉनकेव पर जो गोले का ऊपर वाला भाग होता है कॉनकेव है, अंदर का कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव पे जो चल रहा है उसको हाइपोसाइक्लॉइड बोलते हैं। ये हाइपोसाइक्लॉइड है। अब इसके अंदर अगर चल रहा है तो इसको बोलते हैं एपीसाइक्लॉइड। ये आपका एपीसाइक्लॉइड है, ठीक। तो साइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड क्या होता है आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बीओडी बायोकेमिकल, व्हाट इज द बीओडी वैल्यू ऑफ क्लीन वाटर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। स्वच्छ पानी का बीओडी कितना होता है? बीओडी का जो पूरा नाम होता है, पूछ सकता है कि क्या होता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि पानी में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा में कितनी डिमांड है, जो वहाँ पे उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है डिकम्पोज करने के लिए। तो यही चीज़ इसमें होता है कि कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन कम है, तो बीओडी की ज़्यादा वैल्यू होने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो ज़्यादा वैल्यू है तो मतलब ख़राब बात है, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ बीओडी मीन्स लोअर द ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर। ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे मतलब, तो बीओडी की वैल्यू कितनी कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो साफ़ पानी है उसकी बीओडी कितनी लेस देन 5 ppm होनी चाहिए। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, तो लेस देन 5 ppm इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका इन ए स्क्रू जैक द पिच इज 2.25 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द लीवर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द जैक। सिंपल मशीन में 6 तरह की आपकी सिंपल मशीन होती है, जिसमें एक तरह का पास स्क्रू जैक भी होता है। इसमें आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए जो स्क्रू जैक होता है आपका, आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह उठाने के लिए स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हैं। तो होता कैसे है कि यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, यहाँ पे एक हैंडल होता है, हैंडल को हम गोल गोल घुमाते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। जब आप हैंडल को गोल करके घुमाते हो तो यहाँ से ऊपर उठता है, इसको बोलते हैं स्क्रू जैक। तो यहाँ पे आपका देखिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो लोड बटे एफर्ट होता है, ठीक है, भार बटे आयास। वेलोसिटी रेशियो की बात करें वेग अनुपात का, तो ये होता है आपका एफर्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस चला बटे लोड के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव हुआ, ठीक है। एफर्ट डिस्टेंस बटे लोड डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने एफर्ट कितना लगाया, आपने एफर्ट के लिए इतना चला है, लोड कितना उठा, इतना, ठीक है। तो ये दूरी आपकी सर्किल है तो इसको कितना बोलते हैं 2πr। ये कितना उठा, ये आपकी पिच बोलते हैं इसको, जितना मूवमेंट हुआ है ये हो गया आपका पिच, ठीक। तो यहाँ पे जो
0.25 दिया, पिच दिया है। उत्तोलक लीवर का जो लंबाई दिया वो 14 सेंटीमीटर दिया, मतलब ये लीवर जो है ये 14 सेंटीमीटर है जो आप पकड़ के रोटेट करा रहे हो। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो 2 पाई आर कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर निकालिए, 2 × 22/7 × 14, ये 2 पाई आर हो गया। बटे हमने क्या कहा था, पिच, तो 0.25। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका कितने आपने एफर्ट लगाया, ये कितना लोड मूव हुआ, एफर्ट का डिस्टेंस कितना चला और लोड का डिस्टेंस कितना मूव हुआ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, 25 चौका 100, 7 दूनी 14, यहाँ जगह 2, 4 दूनी 8, 16 × 22, 16 × 22 तो यहाँ जगह 300। ठीक है, तो 16 × 22 यहाँ पे 300, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 3 35, तो 352। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है, ऑप्शन सही कर लीजिएगा, यहाँ इसका आंसर होगा 352। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 मीटर कितने इंच के बराबर होता है। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी इंच। एक मीटर आपका जो होता है वो 39.37 इंच के बराबर होता है। 1 मीटर 39.37 इंच के बराबर होता है, इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी हुज स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन। उस निकाय द्वारा तय की गई कुल दूरी की गणना करें जिसका गति समय आलेख नीचे दर्शाया गया है। स्पीड टाइम का ग्राफ है, इसमें से आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, दूरी समय गुणे चाल होता है। तो यहाँ पे आपको निकालना है दूरी कितनी होगी। तो इसके दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। समय और चाल और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल ही आपका दूरी होता है। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं। त्रिभुज का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो आधार गुणे ऊंचाई का आधा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 100, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आएगी 1000, इसकी आएगी 1000, 1000 1000 2000 हो गया। इसको जब आप निकालेंगे रेक्टेंगल का तो 40, ये इसकी चौड़ाई कितनी है 40, हाइट कितनी है 100, तो 40 × 100, इसका मान 4000। तो कुल जो क्षेत्रफल निकल के आएगा आपका वो आएगा 4000 इसका, 1000 इसका, 1000 इसका, तो कितना आएगा 6000। सही आंसर कितना 6000 मीटर। तो दूरी कितनी आई 6000 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु 100 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है तो जमीन तक पहुंचने में इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। A body falls freely from a height of 100 meter. Find the time taken by it to reach the ground. यहाँ पे आप गति के समीकरण लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो किसी हाइट से गिराई जा रही है यहाँ से, तो सबसे पहले इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। मुक्त अवस्था से गिराई जा रही है मतलब यहाँ से छोड़ दिया गया, तो u 0 थी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की त्वरण से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे आप तो u इक्वल टू 0, ऊंचाई कितनी थी 100 मीटर। ठीक है, ऊंचाई 100 मीटर थी। इस समीकरण में इक्वेशन में आप रख देंगे u 0 रख दिया, 2gh v² इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लेंगे √1960, तो 44.27 आ गया। इसके बाद आप एक समीकरण और लगाएंगे क्योंकि आपको निकालना क्या है समय। v इक्वल टू कितना होता है u प्लस AT, तो u कितना था, u आपका 0 है, तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू GT, a की जगह g रख दिया, t इज इक्वल टू v अपॉन g। v कितना निकाला हमने 44.27, तो 44.27 डिवाइड बाई 9.8 जब आप निकालोगे तो आपका आंसर 4.5 समथिंग कुछ आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो 4.52 आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 4.52। कुछ नहीं करना, केवल समीकरण में उठा के वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विल भी। पुली दिया हुआ है, इसका त्वरण निकालना है आपको। एक्सीलरेशन कितना होगा, ये पुली का आपने मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ निकाला होगा, वहाँ पे
एक फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है। ये हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, उसमें बताया था। यहाँ पे आपको त्वरण निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने हिंट दिया। देखिए ऐसे डायग्राम के लिए आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो m1 यहाँ पे 3 है, m2 2 है, तो 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 10, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, आंसर कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस? यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा क्या होगी? तो यंग मॉडुलस होता क्या है, देखिए पहले। यंग मॉडुलस आपका होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कुछ और नहीं होता, प्रेशर होता है, तो FIA। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। फोर्स होता है आपका M इंटू ए होता है, तो हमने फोर्स का निकाला इतना होता है, एरिया का इतना होता है, तो इसका कितना मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका ML2T-2, और नीचे L स्क्वायर है, तो आपका निकल कितना आएगा ML-1T-2। ठीक है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। यंग मॉडुलस का कितना आता है ML-1T-2, आंसर नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? हाथी परियोजना की शुरुआत आपकी 1992 में की गई थी। इसी तरह से टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच शॉर्टकट की यूज फॉर स्पेलिंग चेक? स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? F1 F7 F5 F9। शॉर्टकट के लिए आप जो यूज़ करते हो वो F7 करते हो। ठीक है, F7 से आप स्पेलिंग चेक करते हो। जैसे आप MS वर्ड में लिख रहे हो तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो F7 क्लिक करोगे तो उस वर्ड के नीचे ऐसे ऐसे लाल कलर की लाइन आती है, मतलब वो स्पेलिंग आपकी गलत है। अगर हरे कलर की लाइन आ रही है तो मतलब वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ब्लू कलर का आ रहा है मतलब वो वर्ड आपने गलत जगह पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? F7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1.6 इंटू 10⁶ का कोटि मान क्या होगा? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप कर लीजिए 10⁶, ये 6 है। तो कोटि मान क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, 10 की पावर कितनी है, तो वही आपका कोटि मान होता है। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे 10⁶ है, तो 10⁶ हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर होता है कि 8 इंटू 10⁶ है तो इसमें कोटि मान कितना होगा? मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा है, तो यहाँ पे 10⁶ मत लगाइएगा। ध्यान देना, अगर आपका जो है मान 3.16 से ज़्यादा है तो इसको आप काउंट कर लेंगे एक 10 की पावर में। ठीक है, 3.16 ही क्यों लिया? क्योंकि ये √10 की वैल्यू होती है। √10 की वैल्यू 3.16 होती है। अगर 3.16 से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 4.2 इंटू 10⁶ दिया है और पूछ लिया कि इसमें कोटि मान कितना है, तो इसका कोटि मान 10⁷ आएगा। क्यों? क्योंकि 4.2 आपका 3.16 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 3.16 से ज़्यादा जब होता है तो उसको हम एक 10 की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, अगर कम है तो नहीं काउंट करते। यहाँ पे 1.6 है तो हमने काउंट नहीं किया, तो इसका आंसर 10⁶ हो जाएगा। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन थे आपके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।